everyone, my name is निधि शर्मा. I welcome you all to the Judiciary by PW YouTube channel. आज हम लेबर लॉ 1 में लेक्चर 3 कवर करने वाले हैं. लेक्चर 3 में हम कवर करेंगे सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पॉलिसी से रिलेटेड कि आपके लॉ सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर पॉलिसी से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं वो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहली चीज, दिस इज माय टेलीग्राम आईडी. अगर आप मुझसे वहां पर कनेक्टेड नहीं है तो इस सेशन के बाद जुड़ सकते हैं ताकि आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, मुझसे वहां पर कनेक्ट कर सकते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो कि यहाँ पर दिया गया है वो किससे रिलेटेड है? सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड है. क्या बोला है? डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी, ब्रीफली डिस्कस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पॉलिसीज इन इंडिया. 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. ठीक है, सो इसमें यहाँ पे उन्होंने बोला है कि सोशल सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट को बताना है, जिसमें आपको डिस्कस करना है कि किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी और जो वेलफेयर पॉलिसीज हैं उनका डेवलपमेंट हुआ है इंडिया में. ये चीज आपको बतानी है 5 मार्क्स के आंसर में. ओके, सो बिना किसी देरी के देखते हैं क्या लिखना है हमको इसमें. तो सबसे पहले मैं इसमें क्या बताऊंगी, एक्चुअल में सोशल सिक्योरिटी होता क्या है. तो सोशल सिक्योरिटी रेफर करता है एक सिस्टम जो कि प्रोटेक्शन का प्रोवाइड किया गया है स्टेट की तरफ से, जो स्टेट इंश्योर करेगी कि जो इंडिविजुअल्स हैं वो सेफगार्डेड है इकोनॉमिक डिस्ट्रेस के अगेंस्ट, जो कि कॉज किया गया कंटिजेंसी की तरफ से, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, सिकनेस हो गया, डिसेबिलिटी हो गया, ओल्ड एज हो गया और डेथ हो गई. और बेसिकली सोशल सिक्योरिटी का मेन एम क्या है कि वो इंश्योर करता है कि बेसिक इनकम और डिग्निटी लाइफ की मिले, और स्पेशली जो लोग पूरी तरीके से वनरेबल सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको वो चीज पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाए. ठीक है, तो सोशल सिक्योरिटी एक ऐसा सिस्टम जो सिस्टम प्रोटेक्शन दे रहा है, किसको? प्रोटेक्शन दे रहा है स्टेट की तरफ से दिया जा रहा है ताकि इंश्योर कर सके जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका पूरी तरीके से इकोनॉमिक डिस्ट्रेस से सेफगार्ड रहे, जो कि कॉस्ट किया गया है अनएम्प्लॉयमेंट के वजह से या सिकनेस के वजह से. ये चीज डेफिनेशन सोशल सिक्योरिटी में दी है. दूसरा, अगर बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो जो सोशल सिक्योरिटी है वो एक प्रोटेक्शन है जहां पर सोसाइटी प्रोवाइड करती है अपने मेंबर्स के लिए एक सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर्स जो कि ऑफसेट करेगी एब्सेंस और सब्सटेंशियल रिडक्शन किसका? जो इनकम आई है वेरियस कंटिजेंसी से. ठीक है, सो आईएलओ की डेफिनेशन की बात करें तो सोशल सिक्योरिटी एक प्रोटेक्शन देती है उनके मेंबर्स को, जो पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करता है. कोई भी अगर सब्सटेंशियल रिडक्शन हुआ या कोई भी ऐसी क्वेरी आई है तो उससे रिलेटेड पूरी तरीके से सोशल सिक्योरिटी क्या करेगा? प्रोटेक्शन देगा. तो सिंपल शब्दों में एक प्रोटेक्शन जो कि दिया गया है किसकी तरफ से? स्टेट की तरफ से. किसके लिए? वर्कर्स के लिए और इंडिविजुअल्स के लिए. बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट इन इंडिया. सबसे पहले अगर मैं प्री इंडिपेंडेंस पीरियड की बात करूं तो जब इंडिपेंडेंस के पहले किस तरीके से सोशल सिक्योरिटी का डेवलपमेंट हुआ है, तो जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं जो कि ब्रिटिश रूल के टाइम पर वो बहुत मिनिमल थे और फोकस करते थे पूरी तरीके से जो सिलेक्ट कैटेगरीज हैं जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए उनके ऊपर. जो वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट 1923 था वो सबसे अर्लीस्ट लॉ था इसमें, और उसी के साथ साथ जो रॉयल कमीशन ऑन लेबर 1931 उसने क्या किया? रिकमेंड किया वाइडर कवरेज किसका? वेलफेयर पॉलिसीज का. ठीक है, सो प्री इंडिपेंडेंस पीरियड में अगर मैं बात करूं तो जो सोशल सिक्योरिटी मेजर्स हैं वो ब्रिटिश रूल से क्या मिनिमल थे, और वो पूरी तरीके से जो उनका फोकस था वो सिलेक्ट कैटेगरीज के ऊपर था, जैसे फैक्ट्री वर्कर्स हो गए. और जो वर्कर कंपनसेशन एक्ट थे वो सबसे पुराना क्या है? अर्लीस्ट लॉ है रॉयल कमीशन ऑन लेबर, जो कि रिकमेंड करता है वाइड कवरेज किसका? वेलफेयर पॉलिसीज का. उसके बाद अगर मैं पोस्ट इंडिपेंडेंस डेवलपमेंट की बात करूं तो इंडिपेंडेंस 1947 में सोशल जस्टिस क्या बना? एक बहुत ही की गोल बना किसका? गवर्नेंस का. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो कि डीपीएसपी के थ्रू क्या किया? उसने पूरी तरीके से वेलफेयर स्टेट के फाउंडेशन को लेट डाउन किया. की लेजिस्लेशन की बात करूं तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट है और पेमेंट ग्रेट्यूटी एक्ट है, ये पूरी तरीके से सोशल सिक्योरिटी के लॉस को डील करता है. कहां पर? इंडिया में. ये इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन है. उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आता है आपका रीसेंट डेवलपमेंट. अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो सोशल सिक्योरिटी एम्फसाइज करती है अनऑर्गेनाइज सेक्टर पे और यूनिवर्सल कवरेज पे. जो इंट्रोडक्शन है जैसे स्कीम्स हो गई हमारी PMSYM, प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन और ई श्रम पोर्टल, और उसी के साथ जो हमारा एक्ट है कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 वो एम करता है कंसोलिडेट करने के लिए और एग्जिस्टिंग लॉ को सिंप्लीफाई करने के लिए. कंक्लूजन की बात करें तो जो सोशल सिक्योरिटी है वो इवॉल्व हो गया इंडिया
इंडिया में लिमिटेड एम्प्लॉय लाइबिलिटी से एक मोर इंक्लूसिव में स्टेट सपोर्टेड वेलफेयर में, और जो चैलेंजेस हैं वो अभी भी क्या है हैं, और जो ट्रेंड कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, वो पूरी तरीके से ग्रोइंग कमिटमेंट दे रहा है किसको, इकोनॉमिक सिक्योरिटी को इंश्योर करने में। ठीक है, तो मुझसे डायरेक्टली यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा था कि सोशल सिक्योरिटी का हिस्टोरिकल डेवलपमेंट बताना है और सोशल सिक्योरिटी क्या होती है। तो मैंने पहले बेसिक मीनिंग बताया सोशल सिक्योरिटी का, किस तरीके से वो डेवलपमेंट में रहा, मतलब उसका प्री इंडिपेंडेंस पीरियड क्या था, पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड क्या था, वो मैंने यहाँ पर कवर किया है। फिर हम आते हैं 5 मार्क्स का एक और क्वेश्चन पे, जिसमें यह बोला गया है एक्सप्लेन, ब्रीफली एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव ऑफ सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया विद रेफरेंस टू पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पर उन्होंने पूछा है आपको कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव बताना है सोशल सिक्योरिटी का इंडिया में, और वो रेफरेंस आपको किससे देना है, जो पार्ट 3 फंडामेंटल राइट है और पार्ट 4 डीपीएसपी, उससे रिलेटेड रेफरेंस बताना है। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन सोशल सिक्योरिटी का और वेलफेयर पॉलिसीज का। ये इंश्योर करता है कि जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस है वो कंबाइंड इफेक्ट पार्ट 3 फंडामेंटल राइट और पार्ट 4 के साथ रहे, जो कि रिफ्लेक्ट करेगा कमिटमेंट किसका, वेलफेयर स्टेट का। पार्ट 3 जो है फंडामेंटल राइट्स जहां पर दिए गए हैं, उसमें सोशल सिक्योरिटी कैसे इन्वॉल्व है, बेसिकली गारंटीज करते हैं जस्टिफाइबल राइट जो कि इन्फोर्सेबल रहेंगे कोर्ट की तरफ से। आर्टिकल 14 जो है वो डील करता है राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ से, जो कि प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को वेलफेयर मेजर्स में इम्प्लीमेंटेशन में। आर्टिकल 21 डिस्कस करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को, जो कि इंटरप्रेट किया गया कोर्ट की तरफ से इंक्लूड करने के लिए राइट टू लाइवलीहुड, हेल्थ को, वेलफेयर को और सोशल सिक्योरिटी को। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर जो नीचे बताया वो आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 जो कि हमारा चाइल्ड लेबर और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन में मुझसे डायरेक्टली बोला है मुझे कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव पार्ट 3 और पार्ट 4 से बताना है, तो मैंने पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बता दिया कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। अब मैं बताऊंगी पार्ट 4 जो कि डीपीएसपी है। तो अगर मैं डीपीएस की बात करूं तो डीपीएसपी हमें सबको पता है कि वो नॉन जस्टिसिएबल है, लेकिन जो उसका फंडामेंटल है गवर्नेंस में रहता है, आर्टिकल 38 है वो क्या करता है, प्रमोट करता है सोशल ऑर्डर और इकोनॉमिक जस्टिस को। आर्टिकल 39 इंश्योर करता है कि एडिक्वेट लाइवलीहुड मिले, इक्वल पे मिले इक्वल वर्क के लिए, और प्रोटेक्शन रहे किससे, एक्सप्लॉइटेशन से। आर्टिकल 41 है वो डायरेक्ट करता है स्टेट को कि स्टेट क्या करे, पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करे ऐसे केसेस में जो कि अनएम्प्लॉयमेंट के हैं, ओल्ड एज के हैं, सिकनेस के हैं और डिसेबिलिटमेंट के हैं। आर्टिकल 42 प्रोवाइड करता है प्रोविजंस किसके लिए, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस, वर्क और मैटरनिटी रिलीफ के लिए। आर्टिकल 43 बात करता है राइट टू वर्क के और लिविंग वेज सारे वर्कर्स को मिलना चाहिए। ठीक है, सो ये हमारे इंपॉर्टेंट राइट्स है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल से किससे रिलेटेड, डीपीएसपी से रिलेटेड, और सोशल सिक्योरिटी इस तरीके से डीपीएसपी में बताई गई है। ओके, उसके बाद मैंने यहाँ पे कंक्लूजन दिया है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और उसमें जब मुझसे डायरेक्ट पूछा गया पार्ट 3 और पार्ट 4 तो मैं डायरेक्ट उसको क्या करूंगी, एलिब्रेट करूंगी। कंक्लूजन की बात करें तो दोनों पार्ट 3 और पार्ट 4 प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशनल विजन सोशल सिक्योरिटी का इंडिया में, और फंडामेंटल राइट्स जो है वो इन्फोर्सेबल है कोर्ट्स में। डीपीएसपी एक लेजिस्लेटिव और पॉलिसी एक्शन क्या करती है, गाइड करती है, ताकि कॉम्प्रिहेंसिव वेलफेयर को और प्रोटेक्शन को क्या कर सके, इंश्योर करें, स्पेशली जो वनरेबल है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या की है, ये सारी चीजें हमने कवर की हैं इस क्वेश्चन में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा 10 मार्क्स का, और इस क्वेश्चन में पूछा है कि एम्प्लॉइज कंपनसेशन किस तरीके से काम करते हैं। डिफाइन द कॉन्सेप्ट ऑफ एम्प्लॉइज कंपनसेशन अंडर इंडियन लेबर लॉ। पहला क्वेश्चन पूछा है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन बताने आपको इंडियन लेबर लॉ में, उसी के साथ साथ की प्रोविजन डिस्कस करने हैं किसके, एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट के, और एक्सप्लेन करना है नोशनल जो एक्सटेंशन डॉक्ट्रिन है वो, और उसी के साथ साथ जो एडिड पैरेलल डॉक्ट्रिन है वो आपको बताना है केस लॉस के साथ। और ये आपका कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 10 मार्क्स का। तो सबसे पहले मैं क्या बताऊंगी, इंट्रोडक्शन देती हूँ हर चीज का, तो यहाँ पर भी पहले मैं डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट बताऊंगी। तो अगर मैं डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो जो एम्प्लॉयज कंपनसेशन है वो रिफर करता है एक फाइनेंशियल कंपनसेशन जो कि पेएबल रहता है किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉय को या उनके डिपेंडेंट्स को, अगर किसी भी तरीके की इंजरी होती है, डिसेबिलिटमेंट होता है या डेथ होता है जो कि अराइज हो रहा है कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। ये एक सोशल सिक्योरिटी का फॉर्म है जो कि डिजाइन किया गया है प्रोवाइड करने में प्रोटेक्शन किसको, वर्कर्स को, जितने भी वर्क रिलेटेड एक्सीडेंट हो रहे हैं उनसे रिलेटेड। जो गवर्निंग लॉ है वो एम्प्लॉइज कंपनसेशन एक्ट है 1923, और उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट भी बोलते हैं। की प्रोविजंस की बात करूं
तो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट का की प्रोविजन है उसमें सबसे पहला है सेक्शन 3, एम्प्लॉयर्स लाइबिलिटी कंपनसेशन के लिए पर्सनल इंजरी में अगर किसी भी तरीके से एक्सीडेंट से हुई है तो वो पूरी तरीके से लाइबिलिटी रहेगी, उसमें क्या कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करने की, ये चीज सेक्शन 3 में बताई है। बट वो जो एक्सीडेंट है वो कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे ही होना चाहिए। सेक्शन 4 में बताया है क्या कि अगर कोई भी मेथड कैलकुलेट करने के लिए कंपनसेशन डिटेल्स डिपेंड करता है नेचर ऑफ इंजरी पे, जैसे डेथ हो गई, परमानेंट लोकल डिसेबिलिटमेंट हो गया, पार्शियल डिसेबिलिटमेंट हो गया, तो उसमें जो कॉम्पनसेशन है वो भी सेक्शन 4 में बताया गया है। फिर बात करूं नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन 44, तो वो स्पेसिफाई करता है कि क्या कॉम्पनसेशन पेमेंट मतलब जो पेमेंट देंगे कॉम्पनसेशन का उसकी क्या टाइम लिमिट रहेगी और किस तरीके से पेनल्टी को इम्पोज किया जाएगा और इंटरेस्ट किस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा डिले के। सेक्शन 8 बात करता है अगर किसी भी तरीके का कॉम्पनसेशन डिस्ट्रीब्यूट करना है डेथ के केस में या डिपेंडेंट के केस में, तो वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, कौन सा पार्ट कितना पार्ट किसको दिया जाएगा, वो चीज सेक्शन 8 में बताई गई है। सेक्शन 10 बोलता है कि किसी भी तरीके का अगर नोटिस रिक्वायर है एक्सीडेंट का तो वो एम्प्लॉयर को देना बहुत जरूरी है, जिसमें एक्सेप्शंस क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। फिर आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सटेंशन, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये एक्सपेंड करती है स्कोप किसका, एम्प्लॉयमेंट का, फिजिकल प्रीमाइसेस के बियॉन्ड और एग्जैक्ट वर्किंग आवर्स के। अगर एक्सीडेंट ऑकर हुआ है एक रीजनेबल टाइम लिमिट में या एक रीजनेबल प्रॉक्सिमिटी में, चाहे वो वर्किंग आवर्स के पहले हो या बाद में हो, तो उसमें क्या रहेगा, कॉम्पनसेशन रहेगा। मतलब कि अगर 10 से 6 वाला टाइम पीरियड है और अगर मान लो 9:30 बजे कोई एक्सीडेंट रहा है नियर दी आपका वर्क प्लेस, तो उसमें कॉम्पनसेशन मिलेगा, या 7 बजे आपका रहा है तो उसमें भी कॉम्पनसेशन मिलेगा अगर वो वर्क से रिलेटेड है। ओके और उसी के साथ जो एम्प्लॉयमेंट है वो डीम्ड है कि वो एक्सटेंड कर सकता है ऐसे एरियाज पे, ऐसे सिचुएशंस पे जहां पर क्या इंसिडेंटल हुआ है, जॉब का मतलब रीजनेबली इंसिडेंटल हुआ है, वहां पर भी कॉम्पनसेशन मिलेगा। अगर मैं केस लॉ की बात करूं तो यहाँ पर फेमस केस लॉ है सौराष्ट्र सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेट लिमिटेड वर्सेस बाई वालू राजा, जो कि 1958 का केस है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला अगर कोई भी एक्सीडेंट ऑकर हुआ है वर्कप्लेस के आउटसाइड तो वो ऑकर होना चाहिए नॉशनल एक्सटेंशन के एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पे, और जो एम्प्लॉयर है वो क्या है, लायबल है किस चीज के लिए, कॉम्पनसेशन देने के लिए। डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पर्ल की बात करें, पैरल की बात करें, तो ये जो डॉक्ट्रिन है ये एम्प्लॉयर्स की लाइबिलिटी को लिमिट्स करती है। जब एक एम्प्लॉय वॉलंटरली अंडरटेक करता है एक एक्ट को जो कि इंट्रोड्यूस किया गया एक अनरीजनेबल रिस्क की तरफ से जो कि एम्प्लॉयमेंट से कनेक्टेड नहीं है, तो जो इंजरी है वो क्या है, रिजल्ट है एम्प्लॉय का जो कि दिया गया है किसके बेसिस पे, आउटसाइड स्कोप ऑफ ड्यूटी पे, और एम्प्लॉयर जो है वो उस टाइम पे लाइबल नहीं होगा। ठीक है, सो बेसिकली अगर मैं इस डॉक्ट्रिन की बात करूं कि अगर जो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है उसको लिमिट कर देता है अगर एम्प्लॉय ने क्या किया है, खुद से वो रिस्क में इन्वॉल्व हुआ है, खुद से उसको क्या, उसको पता था कि ये वॉलंटरली रिस्क वो अपनी अपना रहा है, तो फिर उसकी जो कॉम्पनसेशन वाली चीज है वो कम हो जाती है। केस लॉ की बात करूं, मिली ओनर्स एसोसिएशन वर्सेस लक्ष्मीबाई, एम्प्लॉय ने डिविएट किया था यूजुअल पाथ कहां से, वर्कप्लेस से, और एक एक्सीडेंट से मिले थे। कोर्ट ने बोला कि एम्प्लॉयर लायबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर जो पेरिल इन्वॉल्व हुई थी वो एक बियॉन्ड दी स्कोप हुई थी, बियॉन्ड दी वर्क हुई थी, इसीलिए जो एम्प्लॉयर है वो लायबल नहीं रहेंगे कंपनसेशन देने के लिए, क्योंकि जो एम्प्लॉय है उसने क्या किया था, खुद से वॉलेंट्री वो रिस्क को क्या किया था, एंटरटेन किया था। उसके बाद अगर मैं इस कंक्लूजन की बात करूं तो जो एम्प्लॉय कंपनसेशन एक्ट है वो एक कॉर्नरस्टोन है किसका, लेबर वेलफेयर लेजिस्लेशन का इंडिया में, जो कि ऑफर करता है प्रोटेक्शन किसको, एम्प्लॉयज को जो भी इंजर्ड हुए हैं कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे। अगर मैं डॉक्ट्रिन ऑफ नोशनल एक्सपेक्टेशन की एक्सटेंशन की बात करूं तो वो वाइडन करता है एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी कि वो क्या करे, फेयरनेस इंश्योर करें। डॉक्ट्रिन ऑफ एडिड प्रेल क्या करता है, वो प्रोवाइड करता है एक चेक कि कोई भी किसी भी तरीके का मिसयूज ना हो या किसी भी तरीके की मिसयूज या अनरीजनेबल रिस्क ना हो, उसको रोकने के लिए ये डॉक्ट्रिन ऑफ एडिड पेरिल को बनाया गया है। ओके सो ये चीज हमारी यहाँ पर कवर की गई है। अब मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था कि एम्प्लॉय का जो इंश्योरेंस है, एम्प्लॉय का जो बेनिफिट है, सिक्योरिटी है, वो बताना है। डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सटेंशन बताना है और डॉक्ट्रिन ऑफ एडेड पेरिल बताना है, किसके साथ, केस लॉ के साथ। तो पहले मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय कंपनसेशन के बारे में बताया, ठीक है। उसके बाद मैंने डॉक्ट्रिन ऑफ नॉशनल एक्सटेंशन के बारे में बताया कि अगर कोई भी चीज हो रही है, एक्सीडेंट हो रहा है, डेथ हो रही है, और वो वर्क ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के आसपास हो रहा है, उसी टाइम पीरियड में हो रहा है या उस एरिया के आसपास हो रहा है,
तो एम्प्लॉयर को पैसे देने पड़ेंगे, कंपनसेशन देना पड़ेगा। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ एडिड पेरिल है वो ये बोलती है कि अगर एम्प्लॉय ने खुद से वो रिस्क में इन्वॉल्व हुआ है तो उसके बाद जो एम्प्लॉयर की लाइबिलिटी है देने की कॉम्पनसेशन की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और मैंने इसमें केस लॉज भी पूरे बताए क्योंकि 10 मार्क्स का क्वेश्चन था तो मुझे इतना रेफर करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखा है वो रखा है, डिस्कस द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम अंडर द ESI एक्ट 1948। क्या कि पॉलिसीज डिस्कस करना, ऑब्जेक्टिव्स एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम का ESI एक्ट में एक्सप्लेन करना है, वेरियस बेनिफिट जो कि अवेलेबल किए गए इंश्योर्ड पर्सन को स्कीम में और कंडीशंस उनको अवेल करने की। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर क्या बोला है कि आपको जो पॉलिसीज हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के, वो बताने हैं किसके अंडर, ESI एक्ट के अंडर, और उसी के साथ जो इंश्योर्ड पर्सन को बेनिफिट्स मिलते हैं स्कीम में और जो कंडीशंस होती हैं बेनिफिट्स अवेल करने की, वो चीज यहाँ पर बतानी है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करूं तो जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट है वो एक सिग्निफिकेंट सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है कहां पर, इंडिया में। और उसका जो मेन एम है, मेन काम है, वो यही है कि वो क्या करे, प्रोवाइड करे कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ एंड फाइनेंशियल प्रोटेक्शन किसको, वर्कर्स को। अगर किसी भी तरीके का सिकनेस होता है, मेटर्निटी होती है, एम्प्लॉयमेंट इंजरी होती है या डेथ होती है एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड कॉजेस के वजह से, तो उसमें क्या करे, बेनिफिट प्रोवाइड करे। ये चीज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट बोलता है। जो एक्ट है वो स्टैब्लिशमेंट लीड करता है किसका, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का, ताकि वो क्या कर सके, स्कीम को एडमिनिस्टर कर सके। पॉलिसीज और ऑब्जेक्टिव्स की बात करूं तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कि वो प्रोवाइड करता है सोशल इंश्योरेंस किसको, वर्कर्स को, किसमें, ऑर्गेनाइज सेक्टर में। वो इंश्योर करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेडिकल केयर एम्प्लॉयज की और उनके डिपेंडेंट की, जो भी पीरियड्स ऑफ क्राइसिस, अगर ऐसा लग रहा है कि डिपेंडेंट किसी पीरियड्स ऑफ क्राइसिस में या एम्प्लॉय पीरियड ऑफ क्राइसिस में, तो ये एक्ट के थ्रू क्या होता है, उनको सपोर्ट मिलता है। प्रिवेंट करता है किसी भी तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन, डेप्रिवेशन जो कि कॉज किया गया हो लॉस ऑफ इनकम की वजह से, इलनेस और इंजरी की वजह से अगर इनकम में लॉस हुआ है तो उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करना, वो भी इस एक्ट का काम है। और उसी के साथ ये जो एक्ट है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट, वो प्रोवाइड करता है हेल्थ और प्रमोट करता है हेल्थ एंड वेलफेयर इंश्योर्ड पर्सन का, थ्रू किसके थ्रू, प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव मेडिकल सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, फिर आते हैं हम कवरेज एंड एप्लीकेबिलिटी की तरफ। तो अप्लाई होता है नॉन सीजनल फैक्ट्रीज पे स्टैब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय कर रहे हैं 10 या 10 से ज्यादा लोग। उसी के साथ साथ वेज सीलिंग कवरेज क्या रहता है, 21,000 पर मंथ रहता है, जो कि 25,000 पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए। और कॉन्ट्रीब्यूशन जो कि दिए गए किसकी तरफ से, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की तरफ से। फिर मैं आती हूँ सेक्शन 4 जो कि बात करता है बेनिफिट्स जो ESI एक्ट में मिलने वाले हैं। जो ESI स्कीम है वो प्रोवाइड करती है 6 मेजर बेनिफिट्स। और जो मेडिकल बेनिफिट हैं जैसे हमारे सेक्शन 46 सब क्लॉज 1A में दिए गए, तो पूरी तरीके से मेडिकल केयर दिया जाता है इंश्योर्ड पर्सन को, उनके डिपेंडेंट को। जिस दिन से उनने क्या किया है, स्कीम में एंटर किया है, उस दिन से उनको लेके बाद तक सारे बेनिफिट, सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। जिस बेनिफिट में इंक्लूड करता है आउट पेशेंट, इन पेशेंट स्पेशलिस्ट सर्विसेज, और अवेलेबल किए जाते हैं ESI हॉस्पिटल्स पे और डिस्पेंसरीज पे। दूसरा है स्कीम बेनिफिट जो कि सेक्शन 46 सब क्लॉज 1B में दिया गया है। कैश कंपनसेशन 70% वेजेस पे एक मैक्सिमम 91 डेज के लिए दिया जाता है ईयर में, और सिर्फ अवेलेबल है अगर इंश्योर्ड पर्सन ने क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है 78 डेज के लिए, कंट्रीब्यूशन पीरियड ऑफ 6 मंथ्स में। तीसरा जो है मेटर्निटी बेनिफिट दैट इज सेक्शन 46(1)(c) में दिया गया है। जितने भी वुमेन इंश्योर्ड है कॉम्पनसेशन मतलब कंफाइनमेंट में, मिसकैरेज और सिकनेस में, प्रेगनेंसी से जो अराइज हो रहा है, उनको पूरी तरीके से 26 वीक्स के लिए क्या किया जाता है, पेड किया जाता है फुल वेज रेट पे। और उनकी एलिजिबिलिटी क्या है, किस बेसिस पे उनको मिलेगा, कि उनको 70 डेज क्या करना पड़ेगा, कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा काम में, और वो कंट्रीब्यूशन 2 कंट्रीब्यूशन पीरियड्स के हिसाब से कंसिडर किया जाता है। फिर जो दूसरा बेनिफिट दिया जाता है इस एक्ट के हिसाब से, दैट इज डिसेबलमेंट बेनिफिट जो कि सेक्शन 46 सब क्लॉज 1D में दिया गया है, जिसमें 2 डिसेबलमेंट कवर किए जाते हैं। पहला है आपका टेम्परेरी डिसेबलमेंट, उस जिसमें 90% ऑफ वेजेस क्या है, डिसेबिलिटी कंटिन्यू होती है तब मिलता है। और परमानेंट डिसेबिलिटी मतलब जो मंथली पेंशन है वो पूरी तरीके से अर्निंग कैपेसिटी के लॉस पे मिलती है। अनदर बेनिफिट जो कि दिया गया है इस एक्ट में वो है डिपेंडेंट बेनिफिट, जो कि डिफाइंड है सेक्शन 46(1) में, जो कि पेड किया जाता है डिपेंडेंट को, इंश्योर्ड पर्सन के जिनकी डेथ हो गई है एम्प्लॉयमेंट इंजरी के टाइम पे, और पे किया जाता है 90% ऑफ वेजेस पे, डिविडेंड डिपेंडेंट एज पर एलिजिबिलिटी के बेसिस पे।
अदर बेनिफिट की बात करूं तो जो फ्यूनरल एक्सपेंसेस हैं वो भी प्रोवाइड किए जाते हैं, अप टू 15,000 दिए जाते हैं डिजीज इंश्योर्ड पर्सन के फ्यूनरल के लिए। और रिहैबिलिटेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती है, अगर कोई व्यक्ति इंजर्ड हो गया है या डिसेबल्ड वर्कर है तो उसके लिए पूरी तरीके से उसको रिहैबिलिटेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी दिया जाता है, और ये दिया जाता है आपका ये योजना में अगर किसी वजह से रिट्रेंचमेंट या क्लोजर की वजह से जॉब लॉस हो गई है तो उसके भी बेनिफिट प्रोवाइड किए जाते हैं। फिर हम आते हैं कंडीशंस फॉर अवेलिंग बेनिफिट। जो इंश्योर्ड पर्सन है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए स्कीम के अंडर, और जो मिनिमम कंट्रीब्यूशन पीरियड है वो मेट होना चाहिए सर्टेन बेनिफिट, जैसे सिकनेस हो गया, मैटरनिटी हो गई। और जो एम्प्लॉयमेंट इंजरी है वो पूरी तरीके से बेनिफिट करती है रिस्पेक्टिव अप्लाई होने में कंट्रीब्यूशन पीरियड को दिमाग में ना रख के। और जो मेडिकल बेनिफिट्स हैं वो पूरी तरीके से अवेलेबल है शुरू से लेके आखिरी तक इंश्योर्ड पर्सन के, ठीक है। फिर अगर मैं कंक्लूजन की बात करूं तो जो ईएसआई स्कीम है वो एक कॉर्नरस्टोन है इंडिया के लेबर वेलफेयर सिस्टम का, जो कि ऑफर करती है मॉनेटरी कॉम्पनसेशन को और मेडिकल सपोर्ट को इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए, जो कि एड्रेस करती है कंटिजेंसी जैसे सिकनेस हो गई, मैटरनिटी हो गई और एम्प्लॉयमेंट हो गया, इंजरी हो गया। और ये जो हैक्ट है ये पूरी तरीके से हेल्प करता है मेंटेन करने में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को और सोशल डिग्निटी वर्किंग क्लास की, ठीक है। सो ये हमारा यहाँ पर हमसे ईएसआई एक्ट में जो जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो यहाँ पर पूछे थे, जो मैंने यहाँ पे कवर किए हैं। हर एक बेनिफिट आपको बताना पड़ेगा क्योंकि क्लियरली उन्होंने 10 मार्क्स में वही पूछा था कि बेनिफिट एलिब्रेट करो, तो मैंने वो चीज यहाँ पर क्लियरली बताई है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी 10 मार्क्स का है, जिसमें ये बोला है कि आपको डिटेल में बताना है स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क और जुडिशियल इंटरप्रिटेशन का, किसका, एम्प्लॉयर्स प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड और मिसलेनियस प्रोविजन से रिलेटेड। आपको अपने आंसर में एलिबरेट करना है स्कोप और एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट। इस एक्ट की स्कोप क्या है, एप्लीकेबिलिटी क्या है, क्या इस एक्ट के रूल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, रोल्स हैं एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के, कौन से इंपॉर्टेंट केस लॉज हैं जिन्हें इंटरप्रेट किया है की प्रोविजंस को, और उसी के साथ साथ अगर वो नहीं हुए तो उनकी नॉन कंप्लाइंस रहा तो कैसे पेनल्टीज डिसाइड होगी। ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं एक्ट के बारे में बताऊंगी कि जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट है वो एक वेलफेयर लेजिस्लेशन है जो कि इनेक्ट किया गया है कि प्रोवाइड करेगा सोशल सिक्योरिटी एम्प्लॉयज को, किस फॉर्म में, प्रोविडेंट फंड में, पेंशन में, इंश्योरेंस में। जो एक्ट है एडमिनिस्ट्रेट किया गया है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, किस मिनिस्ट्री में, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सबसे पहले मैं स्कोप और एप्लीकेबिलिटी की बात करूंगी, तो अगर एप्लीकेबिलिटी की बात करूं तो ये जो एक्ट है ये अप्लाई होता है हर एक फैक्ट्री जो कि इंगेज है किसी इंडस्ट्री में जो कि स्पेसिफाइड है शेड्यूल 1 में और एम्प्लॉय करती है 20 या 20 से ज्यादा लोग, और कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट जो कि एम्प्लॉय करते हैं 20 या 20 से ज्यादा लोग जो भी नोटिफाई किए गए हैं किसकी तरह से, राज्य सरकार की तरफ से। कवरेज की बात करूं तो कवर करते हैं दोनों पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयज को। जैसे स्टैब्लिशमेंट कवर होता है तो वो कवर्ड रहेगा अगर किसी भी तरीके के एम्प्लॉयज क्या करते हैं, बिलो 20 फॉल करते हैं तो। एग्जेम्पशन की बात करूं, स्टैब्लिशमेंट एग्जेम्पशन हो सकता है अगर प्रोवाइड किया जाए बेटर और इक्विवेलेंट प्रोविडेंट फंड बेनिफिट्स, और ये जो एक्ट है ये अप्लाई नहीं होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज पे, ऐसी जहां पर 50% से कम लोग हैं उधर ये चीज अप्लाई नहीं होगी। उसके बाद अगर दूसरी चीज बात करूं रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी की एम्प्लॉय की, तो एम्प्लॉयर्स का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो ये है कि एम्प्लॉय शेयर कंट्रीब्यूशन को डिडक्ट करना और डिपॉजिट करना दोनों का, एम्प्लॉयर का, एम्प्लॉय का शेयर मेंटेन करना, रिकॉर्ड और सबमिट करना रिटर्न एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन को, और उसी के साथ साथ फैसिलिटेट करना टाइमली कंप्लायंस और रजिस्ट्रेशन को। जो एम्प्लॉय रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, एक फिक्स परसेंटेज को कंट्रीब्यूट करना वेजेस के और इंश्योर करना कि केवाईसी कंप्लायंस रहे और मॉनिटर रहे उनके पीएफ अकाउंट्स किसके थ्रू, यूएन के थ्रू, दैट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर के थ्रू। कंट्रीब्यूशन रेट की बात करें तो जो दोनों एम्प्लॉयर हैं एम्प्लॉई हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं 12% बेसिक वेजेस प्लस डीएनएस अलाउंस, जिसमें से एम्प्लॉयज का जो शेयर है वो एक पोर्शन जाता है किसमें, पेंशन स्कीम में और इंश्योरेंस स्कीम में। फिर आते हैं जुडिशियल इंटरप्रिटेशन और इंपॉर्टेंट केस लॉ क्या है इससे पूरे से रिलेटेड, प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। तो पहला है रीजनल प्रोविडेंट फंड कमिश्नर वर्सेस श्री कृष्णा मैन्युफैक्चरिंग, जो कि 1962 का केस है। इसे ये बोला गया था कि जो ईपीएफ एक्ट है वो एक बेनिफिशियल लेजिस्लेशन है जो कि इंटरप्रेट किया जाता है एडवांस करने के लिए अपने पर्पस को। दूसरा जो केस है दैट इज डेली प्रताप वर्सेस रीजनल प्रोविडेंट फंड, क्लैरिफाई करता है कि ये जो एक्ट कवर करेगा ऐसे वर्कर्स को जो कि एम्प्लॉयड हैं कैजुअल और डेली वेजेस बेसिस पे। फिर आते हैं
माफित लाल ग्रुप स्टाफ एसोसिएशन वर्सेस रीजनल पीएफ कमिश्नर, जो कि 1997 का केस है, जो ये बोलता है कि जो एम्प्लॉयज इनको डिनाई नहीं किया जा सकता बेनिफिट एक्ट में, अगर एम्प्लॉयर क्या करता है, कंप्लाई करने में फेल करता है। फिर आते हैं मणिपाल एकेडमी हायर एजुकेशन वर्सेस पीएफ कमिश्नर, जो कि 2008 का केस है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि जो अलाउंसेस हैं वो यूनिवर्सली ऑर्डिनरी पेड की जाती है एम्प्लॉयज को, जो कि इंक्लूड की जाती है बेसिक वेजेस में पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन के। फिर नॉन कंप्लाइंस अगर हुआ है तो उसकी पेनल्टीज क्या है, तो सेक्शन 14 और 14A एक्ट का डील करता है पेनल्टी से, जिसमें इम्प्रिजनमेंट दिया जाएगा 1 से लेकर 3 साल तक, और जो फाइन है वो 5,000 से लेकर 25,000 तक दी जाएंगे। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने ऑफेंस को रिपीट किया तो जो पनिशमेंट है वो मोर हो जाएगी, और अगर किसी व्यक्ति ने कॉन्ट्रीब्यूशन को फेल किया, मतलब वो पे नहीं कर पाया, तो वो उसमें क्या होगा, अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी हो जाएगी उसकी, और जो बाकी लीगल प्रोसीडिंग्स हैं वो उसके अगेंस्ट क्या हो जाएंगी, इनिशिएट हो जाएंगी। तो ये बेसिक चीजें हैं किसकी, एम्प्लॉय प्रोविडेंट एक्ट की, मैंने यहाँ पर आपको बताई है। फिर आते हैं डैमेजेस फॉर डिफॉल्ट। सेक्शन 14B में ईपीएफ को है वो क्या कर सकता है, रिकवर कर सकता है डैमेजेस 5% से लेके 100% तक। कंक्लूजन की बात करें, ये प्ले करता है वाइटल रोल प्रमोट करने में फाइनेंशियल वेलफेयर एम्प्लॉयज का कंपलसरी सेविंग्स के थ्रू, और जो कोर्ट्स हैं उनका कंसिस्टेंटली अपहेल्ड करता है प्रोटेक्टिव पर्पस एक्ट का, जो कि स्ट्रेंथ करता है कंप्लाइंस और एम्प्लॉय बेनिफिट में। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर मुझे पीएफ एक्ट के बारे में जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो बताने थे, वो मैंने बताया कि क्या क्या कवर करता है। उसी के साथ साथ मैंने इस एक्ट को किस तरीके से इंटरप्रेट किया गया है थ्रू डिफरेंट जुडिशियल केसेस, जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, वो भी मैंने यहाँ पे बताया, और लास्ट में मैंने क्या दिया है, इसका कंक्लूजन दिया है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर पॉलिसीज। इसमें मेजर मतलब कुछ टॉपिक्स हम पहले वाले दैट इज लेबर 2 में कवर कर चुके थे, बट रिमेनिंग टॉपिक्स बचे थे, इसलिए जो हमने आज कवर किए हैं, जैसे मेटर्निटी बेनिफिट हम उसमें कवर कर चुके थे। यहाँ पे हमारे यही मेजर थे जो हमने लेक्चर 3 में कवर किए हैं। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम जो बाकी का लेबर लॉ 1 बचा है वो कवर करेंगे। कोई भी डाउट हो प्लीज आप कनेक्ट कर लेना टेलीग्राम पे, और उसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए अपना ध्यान रखो, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।